यति के सामने कोई और नहीं बल्कि भैरव खड़ा था। भैरव ने रस्सी को जमीन से उठाकर अपने हाथों में पकड़ लिया और रस्सी को धीरे धीरे लपेटने लगा। यति लड़खड़ाती हुई भैरव के पास पहुंच गई। भैरव ने सूर्यवंशी खानदान की तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक तीखी मुस्कुराहट थी। यति अभी भी सदमे में थी कि अचानक उसने भैरव से दूरी बनाते हुए अपने परिवार की तरफ देखा और अपने पिता से भीख मांगने लगी। बाबा, बाबा मुझे बचाइए, बाबा मुझे अंदर आने दीजिए बाबा। यति के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनने के बाद भी सभी के हाथ पूरी तरह से बंधे थे। लेकिन ऐसा क्यों था, ये यति बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही थी। भैरव ने यति की हाथों की रस्सियों को एक झटके से खींचते हुए ठाकुर परिवार से कहा, पंच प्रधानों को जब बुला ही रही हो तो फिर अब मैं भी वहीं मिलूंगा। भैरव यति के परिवार के सामने से और गांव की भीड़ में से यति को किसी जानवर की तरह खींचते हुए पंचायत की तरफ ले जाने लगा। पंचायत हवेली के ठीक पास में ही थी। एक बड़ा सा पेड़ था और चबूतरे पर 5 कुर्सियों के साथ एक और अलग से कुर्सी पड़ी हुई थी, जहां पर किरण देवी सभी पंच प्रधानों की मुखिया बनकर बैठती थी। किरण देवी के हुक्म देने के बाद सारे ही प्रधान वहां पर मौजूद हो गए। धीरे धीरे गांव की भीड़ भी मौजूद होने लगी। भैरव को वहां देखकर सरपंचों में से एक सरपंच ने जोर से चिल्लाया, तुम हमारे गांव के तो नहीं हो? तुम लोगों का यहाँ आना वर्जित है। फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे गांव में पैर भी रखने की और हमारी बेटी के साथ बदसलूकी करने की? उस सरपंच के इस सवाल के बाद वहां चारों तरफ सवालों की मटकी ही मानो फूट सी गई हो। सभी लोग भैरव से चिल्ला चिल्ला कर पूछने लगे कि आखिर इस गांव में उसने कदम क्यों रखा। जो मेरा है उसे लेने आया हूँ। गलती से मेरी एक चीज इस गांव में आ गई जिसके लिए तुम सब ने यहाँ सभा लगा दी। भैरव का इशारा किस तरफ था, सभी को साफ समझ में आने लगा था। ए लड़की, अब तुम बताओगी कि क्या हुआ था? इससे पहले कि भैरव कुछ भी बोलता, यति ने भैरव से बेहद दबी सिसकती आवाज में कहा, मेरी सगाई के दिन मेरा ही मंगेतर किसी और औरत के साथ मुझे बिस्तर पर मिला। मैं दुखी थी। जैसे ही वहां से निकली कि मुझे किसी ने अगवा कर लिया। मुझे एक बाजार में ले जाया गया। वहां मेरी बोली लगाई जा रही थी। मुझे बेचा जा रहा था। इस आदमी ने मेरी सबसे ऊंची कीमत लगाकर मुझे खरीदा बाबा। मैं कोई जानवर नहीं कि मेरी कीमत लगाई जाए और मुझे खरीदा जाए। मैं जीती जागती इंसान हूँ। मेरे साथ अन्याय हुआ है बाबा। इन सबको सजा मिलनी चाहिए। ऐसे बाजारों को बंद करना चाहिए जहाँ इंसान भेड़ बकरियों की तरह बेचे जाए। बाजार की बात सुनते ही सभी लोग एक दूसरे को देखने लगे और वापस से पूरी भीड़ में कानाफूसी शुरू हो गई। यति को देखकर साफ नजर आ रहा था कि उसके साथ हद से ज्यादा गलत हो चुका था। इस वक्त भीड़ में हलचल तो थी, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि कोई भी यति के लिए कुछ बोलता, क्योंकि वो खुद ठाकुर दिग्विजय की बेटी थी। अच्छा, तो तुझे खरीदा गया। अगर तू अगवा की गई थी और तुझे खरीदा या बेचा गया था तो तेरे बदन पर इस शादी का जोड़ा क्या कर रहा है? और तेरे पीछे खड़े इस इंसान ने ये क्यों कहा कि वो अपनी चीज लेने आया है? इससे पहले यति कुछ भी कहती, भैरव ने सबके सामने गरजते हुए कहा, क्योंकि इस लड़की को मैंने खरीदा है, पूरी कीमत अदा की है, तो ये अब हमेशा के लिए मेरी हुई ना। सभी लोग भैरव को और यति को देखकर बातें बनाने लगे थे। आखिर ठाकुर परिवार की लड़की अपनी इज्जत गवा के उनके सामने खड़ी थी। कौन सबूत है तुम्हारे पास कि तुमको अगवा किया गया हो या तुमको खरीदा बेचा गया? काहे से तुमको देखकर ना ही लगता है कि तुमको बेचा गया। अरे लग रहा है कि अपनी मर्जी से घर से भागी हो और फिर शादी के बाद इरादा बदल दिया। अब वापस घर आना चाहती हो तुम। अरे तुम जैसी लड़कियां हमारे पूरे समाज पर धब्बा है, धब्बा। पहले अपनी मर्जी से घर की इज्जत को दांव पर लगाती हो
और फिर वापस शरीफ बनने का नाटक करती हो। ये कड़वी बातें सुनकर यति कुछ बोलने ही वाली थी कि भैरव ने एक बार फिर से यति को धमकाया। कुछ नहीं बोलेगी तो अब लड़की, वरना अंजाम बेहद बुरा होगा। डरती नहीं हूं मैं तुमसे, और बुरा अंजाम तो अब तुम्हारा होगा। जब मेरे साथ गलत हुआ है, मुझे अगवा किया गया है, बेचा गया, खरीदा गया है, मेरी इज्जत लूटी गई है, तो मैं क्यों ना बोलूं? इस आदमी ने जबरदस्ती मेरे साथ शादी की। मैं आप सबसे इंसाफ मांगती हूँ। पंचायत का काम है इंसाफ दिलाना, तो फिर मुझे इंसाफ दिलाइए। यति के ऐसा बोलने पर चारों तरफ सन्नाटा फैल गया। तो बताओ बिटिया, किसने की तुमसे शादी? यति भैरव की तरफ इशारा करते हुए सरपंचों से गिड़गिड़ाने लगी। इसे सजा दीजिए। इस इंसान ने, जिसने मुझे आप सभी के सामने जानवर की तरह बांध रखा है, इसी ने मेरी इज्जत लूटी और फिर शादी की। यति की बात सुनकर जहां एक तरफ भीड़ में हलचल मची हुई थी, वहीं सरपंच आपस में चर्चा करने लगे थे। वहीं यति अभी भी चुपचाप 2 दिन की भूखी प्यासी बेबस होकर इंसाफ की उम्मीद लगाए खड़ी थी। उधर किरण देवी ने फैसला पूरी तरह से पंचायत के पंच प्रधानों पर छोड़ दिया था और फिर सरपंचों में से एक वहां खड़ी भीड़ से कहने लगा, गांव वालों, आप सब शांत हो जाइए। तो मामला ये था कि गांव की एक जवान बिटिया 2 दिनों से घर से गायब थी और आज अचानक से ही देखो शादी के जोड़े में दिख रही है। ये देखो इसको, ये लड़की की हालत देखकर बताने की जरूरत नहीं है कि क्या हुआ होगा। और अब नया मामला सामने आया है कि इसको अगवा किया गया था, इका बेचना खरीदना हुआ और अब शादीशुदा भी है। तो अब फैसला ले लिया गया है और फैसला ये है कि ई दुश्मन गांव का आया हुआ लड़का जो लड़की के पीछे खड़ा है, उसने ही इससे शादी की है और इसको खरीदा भी था। और अब हम सब चाहते हैं कि फैसला होने से पहले यति अचानक ही जमीन पर गिर गई। कमजोरी और धूप की वजह से यति चक्कर खाकर जमीन पर बेसुध सी पड़ी थी। यति काफी घंटे बेहोश रही, लेकिन उसे अब हल्के से होश आने लगा था। जैसे ही उसने आंखें खोलनी चाहीं, उसके सिर में दर्द शुरू हो चुका था। यति को शायद किसी ने सहारा दिया हुआ था, लेकिन उसके कानों में कुछ आवाज सी पड़ रही थी। यति की हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि उसे ठीक से बैठा भी नहीं जा रहा था। लेकिन यति एक झटके के साथ अचानक से होश में आई, लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। जजमान, अब कन्या को मंगलसूत्र पहनाइए। यति ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उसने पाया वो शादी के मंडप के पास बैठी हुई थी। उसने जैसे ही सिर उठाकर देखा तो उसकी रूह कांप गई। उसके सिर पर चुनरी पड़ी हुई थी, हाथ अभी भी बंधे हुए थे। साथ ही उसके सिर पर पड़ी चुनरी का गठबंधन हुआ था। यति को संभाल कर उसकी भाभी बैठी हुई थी। जब यति झटपटाने लगी तो भाभी हितिका ने रोती हुई आवाज में धीरे से कहा, बिटिया ऐसा ना करो, अब कुछ नहीं हो सकता। ए बहुरिया, इस लड़की के हाथ पैर जरा ढंग से पकड़ के रखियो, इस बार उड़ने न पाए चिड़िया। यति ने देखा कि दोनों हाथ बढ़ते हुए यति के गले की तरफ मंगलसूत्र लेकर आ रहे थे। यति ने अपनी आंखों को जोर से बंद कर दिया और खुद को उस मंगलसूत्र से दूर करते हुए खींचातानी शुरू कर दी। लेकिन कमजोर यति कितनी देर तक छटपटाती, और फिर उन हाथों ने यति को जोर से पकड़ा और जबरदस्ती उसके गले में मंगलसूत्र बांध दिया। अब ब्याह की अंतिम विधि पूरी की जाएगी। सिंदूर को अपनी अनामिका उंगली से उठाइए और कन्या की मांग में भरिए। यति छटपटाई जा रही थी और साथ ही चिल्लाने की पूरी कोशिश कर रही थी कि तभी यति के घूंघट को उठाते हुए एक हाथ आगे बढ़ा। यति अपनी घबराई हुई नम आंखों से उस हाथ को देख रही थी और फिर एक चुटकी सिंदूर को उसकी मांग में लगाया गया। यति अब जान चुकी थी कि ये किसी रिश्ते की नहीं बल्कि अनर्थ की शुरुआत है।
यति की मांग जिसने भरी थी वो कोई और नहीं बल्कि भैरव था। पंचों के आदेश पर भैरव ने यति के साथ बेहोशी की हालत में एक बार फिर शादी की थी। जिस इंसान ने उसकी इज्जत लूटी थी उसी के साथ यति का रिश्ता जोड़ दिया गया था। यति एकदम से शांत हो गई, जैसे किसी सदमे में चली गई हो। उसके परिवार ने उसे मुजरिम समझकर दूध में पड़ी मक्खी की तरह बाहर फेंक दिया था। तभी यति को पंडित जी की आवाज आई और वो सदमे से होश में आई। ब्याह संपन्न हुआ। आज से ही दोनों पति पत्नी हुए। दोनों ही ठाकुर परिवार अब एक दूसरे के साथ रिश्ते में जुड़ गए हैं और संबंधी हो गए हैं। दुल्हा और दुल्हन अपने परिवारों से आशीर्वाद ले सकते हैं। कोई जरूरत नहीं है हमारे आशीर्वाद की। हमारा काम था न्याय दिलाना और सजा देना। दोनों ही काम पूरे हुए। इस इज्जतदार गांव में इज्जत को ही ऊपर रखा जाता है। ये लड़की की तो इज्जत अब रही नहीं। ये को ससुराल वाले लेकर जा सकते हैं। इधर भैरव जैसे ही आगे बढ़ा, दुपट्टा खींचने से भैरव के कदम रुक गए। उसने पीछे मुड़कर यति की तरफ देखा। यति चुपचाप खड़ी थी। भैरव ने झटके से आगे बढ़ते हुए यति को गोद में उठा लिया और हितिका को घूरते हुए कहने लगा, कुछ रिश्ते दुनिया की नजरों में रिश्ते होते हैं, लेकिन असल में ऐसी जंजीर बन जाते हैं जिससे सिर्फ दम घुटता है और लोग अपनी जान तक गंवा देते हैं। हितिका भैरव की बात सुनकर बुरी तरह से घबरा गई, क्योंकि वो जानती थी कि यति का रिश्ता आखिर किस खानदान में जुड़ा था। शादी के बाद विदाई की रस्म हुई, लेकिन यति को विदा करने के लिए कोई भी आगे नहीं बढ़ा। गुस्से में भैरव यति को गोद में उठाकर आगे बढ़ रहा था। भैरव की जीप सामने खड़ी थी। भैरव ने उसमें यति को बैठा दिया और फर्राटे से वहां से लेकर निकल गया। यति खुद में ही इतनी उलझी हुई बैठी थी कि उसे किसी बात का कुछ होश नहीं था। तभी जीप रुकी और भैरव नीचे उतरा और बिना यति को जीप से उतारे ही आगे बढ़ गया कि तभी एक भारी भरकम जोरदार आवाज ने भैरव के कदमों को रोक दिया। नई बहुरिया ला रहे हो? हमारे नारायण महल की चौखट को अकेले न लागो। गृह प्रवेश होगा पहले। खड़े रहो चुपचाप वहीं। यति के कानों में ये सभी बातें पहुंच रही थी, लेकिन फिर भी यति अब तक जीप में ही बैठी थी। इस पर भैरव गुस्से में वापस आया और उसने यति के हाथों को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा। यति लड़खड़ाते हुए नीचे गिरने वाली थी, लेकिन जमीन पर गिरने से पहले ही भैरव ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। यति भैरव के बेहद करीब थी, लेकिन यति की पथराई हुई आंखें अभी भी किसी का सामना नहीं कर रही थी। यति बस लाश की तरह वहां मौजूद थी, लेकिन अंदरूनी तौर पर वो कहीं और ही खोई हुई थी। वहीं चौखट पर ठीक सामने ठाकुर परिवार के मुखिया ठाकुर नारायण सिंह चौहान, जिन्हें भैरव के गांव के लोग बाबा साहब कहकर बुलाते थे, कुछ नौकरों के साथ खड़े हुए थे। बाबा साहब ने एक नौकर से कहा, बहुरिया के स्वागत की तैयारी करो भाई। रस्म पूरी करनी है कि नहीं? हुक्म मिलते ही नौकरों ने जल्दी से इंतजाम किया। एक कलश रखा गया जिसमें चावल के दानों को भरकर फूलों से सजाया गया। लाल रंग से भरी हुई एक थाली रखी गई जिसमें से चलकर यति को गृह प्रवेश करना था, पर कमजोरी के कारण उसके पैर जमीन पर मजबूती से नहीं पड़ रहे थे। भैरव ने जैसे ही यति को जमीन पर उतारा, यति वापस से लड़खड़ा गई। लागत है मरी हुई चिड़िया जैसी है हमारी बहुरिया। सहारा दो अपनी दुल्हन को। भैरव ने माथा पीटते हुए यति के दोनों कंधों को मजबूती से पकड़ लिया। यति किसी बदहवास इंसान की तरह हवा में झूल रही थी। सभी लोग यति का इंतजार कर रहे थे कि कब यति अपने पांव से कलश को गिराकर महल में कदम रखेगी, लेकिन यति खामोश खड़ी थी। इस पर भैरव ने आंखें पलटते हुए यति पर जोर से चिल्लाया, तुम्हें समझ नहीं आता क्या करना है? भैरव के चिल्लाने से यति मन ही मन बेहद डर गई थी। इसीलिए भैरव ने यति की कमर को जोर से पकड़ा और यति के पांव को कलश पर दे मारा। कलश गिराने के बाद भैरव यति को सहारा देकर महल के अंदर प्रवेश कर गया। उसने यति को सहारा देते हुए ही लाल रंग से भरी हुई थाली में खड़े होने के लिए कहा। नजारा कुछ ऐसा था कि एक तरफ यति के कदम हवेली के फर्श पर छप रहे थे, तो वहीं पर दूसरी तरफ यति को सहारा देकर भैरव भी उसके साथ साथ ही आगे बढ़ रहा था। बाबा साहब इस नजारे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने पहले कुछ नौकरों को इशारा किया
और भैरव को उंगली दिखाकर ऊपर वाले कमरे में यति को ले जाने के लिए कहा। भैरव ने इशारा पाते ही यति को उस कमरे में लेकर चला गया। कमरा पूरी तरह से सजा हुआ था, जैसे कोई सुहाग की सेज सजती है। लेकिन भैरव गुस्से में आगे बढ़ा और यति को उस सजे हुए बेड पर जोर से फेंकते हुए यति से दांत पीसते हुए कहने लगा, तो आज सुहाग रात है हमारी। यति सुहागरात शब्द सुनते ही खुद को संभालते हुए बेड पर सिमट सी गई। भैरव बेड पर धीरे से चढ़ते हुए यति को गुस्से में घूर रहा था। उसने यति का एक पैर पकड़ा और अपनी तरफ खींचते हुए उसे अपने करीब कर लिया। सेज पर सहमी पड़ी हुई यति भैरव को इतने ज्यादा करीब देखकर अपनी आंखें नीचे किए बैठी थी। भैरव ने उसके गालों को अपने हाथों से पकड़ते हुए दांत पीसते हुए धीरे से कहा, आंखें खोलो अपनी और देखो तुमने क्या किया। यति उसकी आवाज से थर्रा के जोर जोर से रोने लगी। यति को रोता हुआ देखकर भैरव आसपास की चीजों को जमीन पर फेंकने लगा। उसने दीवार पर अपना हाथ मारते हुए यति की तरफ गुस्से से देखा। दीवार पर खून के धब्बे लग गए थे। भैरव अपने दोनों हाथ अपने सिर पर रखते हुए कहने लगा, तूने अपनी जिंदगी खुद बर्बाद की है। अब मैं तुझे बताऊंगा कि असली जहन्नुम क्या होता है। अब से हर एक चीज के लिए तू ही जिम्मेदार होगी। भैरव एक बार फिर से गुस्से में आगे बढ़ते हुए यति के बेड पर बैठा और फिर यति के सिर को पकड़ते हुए उसने अपनी तरफ खींचा। भैरव ने जैसे ही अपने कुर्ते का बटन खोला, यति भैरव से गिड़गिड़ाने लगी, नहीं नहीं, मुझे हाथ मत लगाना, मुझे बख्श दो, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, मुझे जाने दो। मेरा कुछ नहीं बिगड़ा? तूने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा? हाँ, आज सुहाग की सेज पर बैठी है तू और तेरा पति हूं मैं, और तू कह रही है कि तूने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। तुम जो भी कहोगे, जैसा भी कहोगे, मैं वैसा करूंगी। मेरी जिंदगी पहले ही बर्बाद हो चुकी है और बर्बाद मत करो, हाथ छोड़ते हो। ओह, तो तुम मेरी बातें मानोगी? अगर कहूं कि अपने कपड़े उतारो तो? इसे छोड़कर जो कहोगे सब मानूंगी, वादा करती हूँ। मुझे मरी हुई लाशें पसंद नहीं है। मेरे मन में तो आ रहा है कि तुम्हारा गला दबाकर अभी किस्सा यहीं खत्म कर दूं, पर क्या ही मजा आएगा फिर। तभी खटखटाने की आवाज आई। आवाज सुनते ही भैरव ने यति की तरफ घूर कर देखा। इस पर यति ने अपने मुंह पर हाथ रखते हुए अपने रोने की आवाज दबा ली। भैरव ने यति के घूंघट को आगे की तरफ खींचते हुए उसका रोता हुआ चेहरा छिपा दिया और फिर पूछने लगा, कौन है? भैरव मालिक, बाबा साहेब ने खाना भिजवाया है बहू रानी के लिए, आप दोनों खा लीजिए। भैरव उंगलियां दिखाते हुए यति को चुप रहने का इशारा करता है और फिर दरवाजे की तरफ आगे बढ़ गया। सामने एक नौकर एक बड़ी सी थाली में खाना लेकर खड़ा हुआ था। उसने भैरव से कहा, बहुरिया के लिए और आपके लिए बाबा साहब ने खाना भिजवाया है। भैरव ने उसके हाथों से खाना ले लिया। यहाँ आसपास जितने भी नौकर पहरा दे रहे हैं, सबको बोलो कि इस कमरे के आसपास न भटके। आज इस मंजिल पर कोई नहीं रहेगा, जाओ यहाँ से। भैरव की बात सुनते हुए वो नौकर वहां से चुपचाप चला गया, लेकिन यति इस बात को सुनकर और डर गई। वहीं भैरव खाने की थाली को लेकर यति के पास उसके बेड पर बैठ गया और फिर खाने की थाली को यति की तरफ सरका दिया। बिना नखरे और नाटक दिखाए इसे अभी खत्म करो। लेकिन यति बस कांपे ही जा रही थी। इसे खाती हो या फिर मैं बताऊं तुम्हें? भैरव के चिल्लाते ही यति ने जल्दी से अपने घूंघट को हटाया और फिर अपने कांपते हुए हाथों से खाने को हाथों में भरकर जल्दी से अपने मुंह में रखने लगी। वो खाना खाते हुए उसे अपने ऊपर और बिस्तर पर गिरा रही थी। काफी समय बाद यति ने खाना खाया था। हमारे घर के जानवर भी वक्त पर खाना खा लेते हैं, तो आज के बाद जितना कहूं उस हिसाब से काम करना। उधर पानी रखा है, पियो उसे। यति ने जल्दी से पानी को उठाकर पानी पी लिया। मरी हुई मछली का शिकार करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अब हमारी सुहागरात बनेगी, क्योंकि आज का ये दिन तो खास पति पत्नी के लिए होता है ना। बस मुझे 1 मिनट लगेगा। मैं बस यूं गया और यूं आया। जब वापस आऊं, ये सुहाग की सेज और भी ज्यादा खूबसूरत होनी चाहिए।
तो खुद को तैयार कर लो और इस खाने को समेट के किनारे करो। इतना कहकर भैरव उठकर कमरे से बाहर चला गया। यति ने इस बात का फायदा उठाते हुए भैरव के कमरे से बाहर निकलते हुए जल्दी से जाकर कमरे के दरवाजे को बंद किया और कड़ी लगा दी। बंद दरवाजे के साथ अब यति कमरे में अकेली थी। उसने राहत की सांस लेते हुए अपने माथे पर हाथ मारा और जमीन पर बैठकर खुद को कोसने लगी। हे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया था कि तुमने मुझे ये सजा दी? मेरे बलात्कारी के साथ मेरी शादी करा दी गई। ये कैसा इंसाफ है? ये कैसा इंसाफ है?